फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ उस टेंस टॉपिक को लेकर के। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछली वीडियोस में टेंस सीरीज को चलाया जा रहा है, तो उस टेंस सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखते हैं कि आज पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या और कितना कर पाते हैं। जैसे कि इसमें जो जरूरी बातें होंगी, जैसे कि पहचान है और बाकी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब, और साथ ही साथ देखेंगे कि हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देर के हुए। यहाँ जैसे कि देख रहे हैं आप, मैं पहले से ही लिख रखा हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिखा सकूँ। तो जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, तो पास्ट का अर्थ होता है भूत और परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, और टेंस का मतलब सुन जाए तो काल है। यानी पूरी तरह से अगर हिंदी में बात की जाए तो भूत पूर्ण काल की बात करनी है। तो यहाँ पूर्ण से मतलब आपको मैं एक ही चीज समझाना चाहूँगा कि कार्य समाप्त होने की बात बताई जाएगी। यानी कि परफेक्ट वही होता है जहाँ पर काम समाप्त होने की बात बताई जाए। यानी जब भी काम यानी कार्य समाप्त होने की बात अगर कही जाएगी तो आप समझ जाइए वो परफेक्ट में है। अब देखना है कि वो कौन सा परफेक्ट है। अगर बीते हुए समय में किसी कार्य के समाप्त होने की बात कही जाएगी तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे हम उसी की बात करने वाले हैं, यानी पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज भाव मिलेगा आपको, बीते हुए समय में कार्य का समाप्त होना पहले। और रही बात पहचान की, तो पहचान यहाँ दो तरीके से की जाती है। पहला तरीका होता है कि शब्द के माध्यम से किया जाता है और दूसरा होता है भाव के माध्यम से किया जाता है। तो अगर शब्द देखना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए शब्दों के द्वारा चुका था, चुकी थी और चुके थे, चुका था, चुकी थी और चुके थे। या दूसरी परिभाषा है, दूसरी पहचान लेना यहाँ से ले सकते हैं। जैसा देखिए आ ई प्लस था, मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं कि हर जगह चुका था, चुकी थी और चुके थे ही आए। कई बार ऐसा होता है हमारे सामने कि चुका था और चुकी थी, चुके थे नहीं आते हैं, लेकिन वो फिर भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो वहां कैसे होता है वो ये बताएगा। जैसे आ ई था है, जैसे अगर कहा जाए कि वह स्कूल जा चुका था, तो ये चुका था देख के तो हर कोई पकड़ लेगा। लेकिन अगर ये कहा था वह स्कूल गया था, तो यदि गया था तब भी काम पूरा हुआ था और जा चुका था तब भी काम पूरा हुआ था। तो जब भी हमारा पास्ट में यानी बीते हुए समय में कार्य के पूरा होने की बात बताई जाएगी तो वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए होंगे। तो देखिए आप इसमें अगली बात क्या है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखना आसान है, बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बेहद आसान है, यानी HAD मतलब कि हैड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, वर्ब, वर्ब कौन सा लगेगा, तो वर्ब थर्ड फॉर्म में लगेगा। और एक चीज मैं हमेशा के लिए याद बता दूं आपको कि यानी हेड जो होता है ये इसके बाद हमेशा ही आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है, हेड के बाद हमेशा ही वर्ब आएगी तो वो थर्ड फॉर्म में आएगी। तो चलिए मुझे लगता है कि आप ये सारे प्रोसेस को समझ चुके हैं। तो अब अगर इन सारे प्रोसेस को समझ लिए हैं तो हम ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अगर हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस की बात करें तो पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम कहते हैं इसे सकारात्मक वाक्य, या कभी कभार ये स्वीकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वह स्कूल जा चुका था, ऐसे बोला गया कि वह स्कूल जा चुका था। तो बिल्कुल जैसे हमने यहाँ देखा कि चुका था आया है, तो हमें ये पता चल गया कि काम समाप्त होने की बात बताई गई है, वो भी कहाँ, बीते हुए समय में। और जब भी बीते हुए समय में किसी भी कार्य के समाप्त होने की बात कही जाएगी तो वो सीधी सी बात है कि वो पास्ट परफेक्ट में ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे ढंग से। तो चलिए देखिए, अगर ट्रांसलेशन की बात आती है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, और हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अब अगर बात करें कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है कि एक ही है। तो उसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात है तो यहाँ एक है। यहाँ ना तो सिंगल की समस्या आएगी ना तो प्लूरल की आएगी। सिंगल सब्जेक्ट तो भी और प्लूरल है तो भी, लगना आपका हेड है, तो सीधी सी बात यहाँ क्या आएगा, हेड है, यानी ही हेड। अब बात आई है जाने की। तो जाने का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, जाने की अंग्रेजी होती है मतलब गो होती है, और सेकंड अगर हम तो वेंट है, और थर्ड अगर है तो गान हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए हमें थर्ड ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप ले लेंगे गान। ही हैड गान पर जा चुका था, कहाँ जा चुका था, स्कूल जा चुका था। कहाँ जा चुका था, स्कूल जा चुका था। कोई बात नहीं, जाने से पहले यहाँ पे टू आता है और इसके बाद कहाँ गया था, स्कूल ही तो गया था। यहाँ
पे हमने स्कूल बना दिया है कि देखो ये आपका कंप्लीट बन गया। ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। तो अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो आप देखिए रूल रटने वाली चीज नहीं होती है, समझने वाली चीज होती है। इसलिए मैं पहले प्लस प्लस करके नहीं लेता हूँ, आपको मैंने ये ट्रांसलेशन करा दिया और समझ के साथ आपने किया। अब आइए रूल बनाते हैं। सबसे पहले देखिए आपने क्या किया होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लिए होते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, तो फिर सिंगुलर प्लूरल करने का कोई मतलब नहीं है। तो सीधे सीधे है कि आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, अपना हेड ले लीजिए। चाहे सिंगुलर हो तो भी आप हेड लगाएंगे और प्लूरल है तो भी हेड लगाएंगे। सब्जेक्ट हेड। अब इसके बाद अगर बात करें तो वर्ब, वर्ब हमेशा मैंने बताया है कि थर्ड फॉर्म में ही आएगी। यदि सब्जेक्ट के बाद आपका हेड आएगा और हेड के बाद देखा जाए वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि यहाँ पर ऐसा होता है, इसके बाद क्या आएगा, आपने दिया हुआ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अगर बात करें तो आ जाएगा आपका प्रीडिसेसर। बिल्कुल आप अच्छे से समझ पा रहे हैं इस चीज को। देखिए सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब अपने हेड ले लिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और फिर क्या करेगा, प्रीडिसेसर। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे रूल। अब रूल समझ लिए तो हम आइए उसी की सहायता से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे। किसी भी बात को पढ़ने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है पहचान करना कि वो किस टेंस का है। तो पहचान करने के लिए लास्ट वर्ड लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे दिया चुके थे, यानी बात आ गई चुके थे, तो सिंपल सी बात है कि वो किसमें चला गया, पास्ट परफेक्ट में चला गया। अब वाक्य कैसा नजर आ रहा है, अफर्मेटिव है, तो सीधे ट्रांसलेट कर लेते हैं। वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, दे, यानी क्या, दे कुछ देना नहीं है, मतलब दे मीन्स होता है वे या वे लोग, ठीक है। अब देखिए अगर हेल्पिंग वर्ब की बात है तो टेंशन फ्री है कि नहीं, परफेक्ट है तो एक ही आना है हेल्पिंग वर्ब, कौन सा, HAD मतलब है। तो दे हैड, देखिए दे मतलब वे लोग, हैड मतलब चुके थे। तो दे हैड वे चुके थे, क्या चुके थे, खेल चुके थे। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे प्ले में थर्ड फॉर्म, इंग्लिश हो जाएगा आपका ये प्ले। दे हैड प्लेड, खेल चुके थे, क्या खेल चुके थे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है तो ये क्या खेल चुके थे, तो आपको मिलेगा क्रिकेट। तो सिंपल है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं CRICKET यानी क्रिकेट। तो देखिए आपका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन हो गया। दे हैड प्लेड क्रिकेट, अर्थात वे क्रिकेट खेल चुके थे। अब देखिए ये क्लियर हो गया। तो हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल कौन है, मोहन और सुभन अंग्रेजी पढ़ चुके थे। मैंने बताया कोई भी वाक्य पढ़ने के बाद हमें करना क्या होता है, कोई भी वाक्य पढ़ने के बाद हमें पहचान करनी है कि वो कौन सा टेंस है। तो हमने देखा पहचान करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, चुके थे। जब हमें पढ़े तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको ट्रांसलेट करें तो ये हमारा आ जाएगा मोहन एंड सुमन। अगर देखा जाए चुके थे कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी आपके लिए, ये हेड, और पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, तो आप इसे क्या कर देंगे, रेड बोलते हैं। और क्या बात पढ़ने की बात हुई थी, इंग्लिश, तो आप यहाँ पे कर दीजिए इंग्लिश। देखिए मोहन एंड सुमन हैड रेड इंग्लिश। तो जी फ्रेंड मुझे समझ में आया, मतलब मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना आपको समझ आ गया होगा। तो इसी समझ के साथ हम लोग इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने में हमें पास्ट परफेक्ट के नेक्स्ट वाले सेंटेंस की बात करनी है, जिसका नाम होता है इंटरोगेटिव। आइए आपको देखिए बेहद बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको इंटरोगेटिव बनाना सिखाता हूँ अफर्मेटिव की सहायता से। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाक्य क्या हुआ है, स्कूल जा चुका था। तो मैं पहले आप लोगों से बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में थोड़े से परिवर्तन से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सीख लेंगे, तो उसी तरह से मैं बात करने वाला हूँ। इसमें देखिए जरा, जैसे कि अगर हम इसे पढ़ रहे हैं कि क्या हुआ है, स्कूल जा चुका था, तो ऐसा लगेगा कि अगर इसको हाइड कर लें तो ये लगेगा कि वह स्कूल जा चुका था, अभी अभी तो हमने सीखा था। तो देखिए यहाँ पर सही बात है कि वह स्कूल जा चुका था, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो इसमें सिर्फ इस वाले वाक्य में उस वाले वाक्य में अगर हम मिलाएंगे तो सिर्फ आपको किसका अंतर मिल जाएगा, क्या का। जब यहाँ पे हिंदी में क्या का अंतर आया है तो आपको ये बात समझना है कि जब अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में सिर्फ किसका डिफरेंस आ रहा है, क्या का आया है। तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही होगा कि एक छोटा सा एक शब्द जुड़ेगा या उसमें चेंजेस आएंगे जिससे हम बना सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिंदी वाले में सिर्फ आपने क्या जरूरत है कि एक उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट कर दिया। और ये हमेशा जो क्या है ना, ये कहता है कि हे भाई सुनो, अगर मैं पहले आया हूँ तो मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। वो यही कहता है कि अगर मैं पहले हूँ, यानी क्या अगर पहले है तो वो क्या मांगता है आपसे, हेल्पिंग वर्ब मांगता है। तो आपके जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड है। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ क्या कर लेंगे, हैड कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि यही वाक्य है जो आपने वहाँ पे बनाया है, तो अगर हेड को पहले कर लिया तो पीछे कौन सा आएगा, ही आएगा। यानी देखिए यहाँ पीछे आपका आ जाएगा ही, और फिर देखिए ये दोनों, ये पीछे से आगे चला गया और ये पीछे आ गया, ये बचा हुआ पार्ट पूरा रहेगा। यहाँ पे अगर देखा जाने की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, गाँव, और गाँव के बाद कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल। तो आप सीधे सीधे इसको कहाँ भेज देंगे, स्कूल, और यहाँ पे लिख लेंगे आप स्कूल। अब ये क्वेश्चन मार्क, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका था। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि यदि कोई भी वाक्य कैसे शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, बाकी की प्रक्रिया सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में आगे बढ़ा लेंगे। चलिए देखते हैं इसका रूल कैसे है। तो रूल में सबसे पहले आपने क्या लिया हुआ, हैड लिया हुआ है, और हेड के बाद फिर क्या आपने लिया हुआ, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब लिया, लेकिन वो भी किस में, थर्ड फॉर्म में। अगर इसके बाद बात करें तो आपने ऑब्जेक्ट लिया और फिर क्या ले लिया, एटीसी। ये नियम, यह रूल अगर आपके पास है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। जैसा ही समझ पा रहे हैं तो मैं एक वाक्य और ले लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे वो दूसरे वाक्य को मैं पढ़ूँ, क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे। बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे। तो हमने यहाँ पे देखा कि सिर्फ ये क्या अगर हम हाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा कि वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, और जिसका ट्रांसलेशन आपने पूरा का पूरा बनाया हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि आप उसी को बना लीजिए आसानी से। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, दे हाइड प्लेड और फिर क्या, क्रिकेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बना लिए हैं क्रिकेट। अभी कुछ मत लगाइए। देखिए अगर इस क्या को हम हटाएंगे तो ये वाला सेंटेंस हम सही पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के आगे अगर क्या रख दिया गया तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ये हिंदी का प्रोसेस था, लेकिन अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो अगर क्या पहले है तो मेरा जो ये HV है, अर्थात जिसे मैं हेल्पिंग कहता हूँ, ये मेरा चल कर के आगे आ जाएगा और यहाँ पे ये लग जाएगा। तो ये आप ये तो यहाँ से यहाँ आया है तो यहाँ से हटा दिया जाएगा। अगर हटा दिया जाए और इसके बाद हम इसे पढ़ लें तो ये हमारा इंटरोगेटिव बन गया, हाइड दे प्लेड क्रिकेट। जब ये इंटरोगेटिव बन गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा ही लेंगे क्योंकि वो जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, और इंग्लिश बोल के दिखा दीजिए, हैड दे प्लेड क्रिकेट, यानी क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो बिना देर किए हुए मैं अगले वाले और एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जैसा कि आपके सामने है, उस एग्जाम्पल में थोड़ा सा और भी परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। परिवर्तन क्या है कि वो आगे नहीं क्या है बल्कि बीच में आ गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बीच में आए उसका भी सोल्यूशन है, बस समझने की देरी है। तो जब देखिएगा, जब भी बीच में कब कहाँ क्यों कैसे आएगा, तो बस उसको ऐसे ही आप कर लीजिएगा राउंड में, और राउंड में करने के बाद उसको पढ़िएगा, छोड़कर पढ़िए। वह खरीद चुका था, तो चुका था तो सीधे सीधे ये प्रश्न ही है क्योंकि मार्क लगा है। तो यहाँ पे आप अपने से क्या ऐड कर लीजिए, और जब आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे तो ये आपको पहले की भांति दिखना शुरू हो जाएगा, पहले के रूप में हो गया। जैसे क्या से ये सब चले, क्या वह खरीद चुका था। तो ये वाला तो आप अभी भी बनाए कि इसको तो अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर क्या शब्द पहले लगा है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहेगी, पहले आएगी। आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले रख लीजिए, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको दिख भी रहा है कि सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको ही मिलेगा। अगर बात करें उसके बाद सब्जेक्ट की, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। काम कौन सा हो रहा है, खरीदना। खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है, बाई। अगर हम उसके थर्ड फॉर्म की बात करें तो बाट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, BOUGHT, मतलब की बात। अब ये देखिए जरा, हैड ही बाट तो आपने लिख लिया, तो इसका अर्थ हमें निकल रहा है कि क्या वह खरीद चुका था।
लेकिन मैं आपसे कहता हूँ चलिए यहाँ पे मिलान करते हैं, यानी मैच कर ले। क्या हमने सभी शब्दों की अंग्रेजी लिख ली है? क्या के लिए हमने हेड लगाया हुआ है? वह की अंग्रेजी ही है। खरीद चुका की अंग्रेजी क्या है? बॉट है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको मिल रहा है कि जो आपने राउंड में रख रखा था ना, उसकी अंग्रेजी आपने ले लिखी है, और जो गोले में होता है उसकी अंग्रेजी हमेशा कहाँ आनी चाहिए? सेंटेंस के पहले यानी स्टार्टिंग में आनी चाहिए। इसमें इसकी अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। और व्हाट से कहिए तू रह जा पहले, यानी पहले ही आ जा, तो इसको क्या बुला लिया आपने? बुला लिया व्हाट। अब मैं कहता हूँ इसे हटा दो क्योंकि ये एडिशनल था जिसको आपने लिखा था। अब इसके बाद देखिए बढ़ गया आपका व्हाट हैड ही व्हाट, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि वह क्या खरीद चुका था। अब चुका था तो प्रश्न है, तो प्रश्न आप लगा देंगे। जी फ्रेंड, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को और इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना अच्छे से सीख गए होंगे। तो मैं जस्ट अभी आपको इसके तीसरे और चौथे वाले सेंटेंस की बात करूंगा, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करने वाला हूँ। जस्ट स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट। हाय फ्रेंड, जस्ट अभी से अभी हम लोगों ने सीखा है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अभी हम लोग सीखने चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी उसी पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ और बातें करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने पहले से लिख रखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? सिर्फ आपको आएगा फर्क नहीं का, बाकी आपकी पहचान वही रहेगी। चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा आपका हेड, और वर्ब रहेगा आपका थर्ड फॉर्म में वही रहेगा। तो सिर्फ जो परिवर्तन आएगा वो नहीं का आएगा। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, अगर हिंदी वाक्य में नहीं होता है तो अंग्रेजी वाले इंग्लिश या कह लीजिए अंग्रेजी वाक्य में या इंग्लिश वाले सेंटेंस में नॉट सही होता है। तो अगर देखिए यहाँ पे बात आ रही है कि मैं स्कूल नहीं जा चुका था, सिंपल सी बात है, चुका था तो परफेक्ट था, वो भी कौन सा? पास्ट परफेक्ट था। और नहीं है तो फिर क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। ट्रांसलेट करने में देरी किस बात की है? वर्ब की अंग्रेजी क्या होगी? ही। और यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या आएगा आपका? ये आएगा है। और सिंपल सी बात है कि नॉट का स्थान कहाँ होता है? हमेशा याद रखिएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख लिया नॉट। ही हैड नॉट, अर्थात वह की अंग्रेजी ही है। हैड का चुका था, नॉट का नहीं। वह नहीं चुका था। क्या नहीं चुका था? जा नहीं चुका था। तो जा की अंग्रेजी क्या है? गो होती है, बट यहाँ पे थर्ड फॉर्म की जरूरत है, तो गो वेंट गॉन। क्या कहेंगे? गो वेंट गॉन। यहाँ पे भी चाहिए GONE, मतलब क्या हो जाएगा? कहाँ जाने की बात कर रहा है? स्कूल। तो आप कर दीजिए टू, और यहाँ पे आसानी से लिख लीजिए स्कूल और लगा दीजिए फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका बनके तैयार। तो जैसे कि यहाँ पे आपने कंप्लीट बनाया क्या है? ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, और हिंदी आपके सामने है कि वह स्कूल नहीं जा चुका था। अगर हम लोग बात करें यहाँ रूल की, तो रूल बनाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, सिंपल सा है। आपको रटना नहीं, बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ही तो लिख पा रहे हैं, और सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लिया है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब ना लिख के डायरेक्ट आप लिखिएगा हेड, और हेड के बाद क्या आएगा आपका? NOT, मतलब ना। और इसके बाद अगर देखेंगे तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, और थर्ड फॉर्म के बाद अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर बात करें तो आपके पास आएगा ये ETC। अगर यह रूल आपके पास है तो मुझे नहीं लगता कि आपसे होगी भूल कि कैसे बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। बिना टेंशन का आगे बढ़ते हैं और एक सेंटेंस और पढ़ते हैं। वो पढ़ने वाले सेंटेंस क्या है आपके सामने? वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। हर वाक्य को पढ़ने के बाद सबसे पहला काम है कि उसे पहचाने कि वो कौन से टेंस का है। जैसे ही चुके थे मिले हैं तो हमें समझ में आया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और नहीं देखा तो हमें समझ लिया कि नेगेटिव है। तो ट्रांसलेशन में किस बात की देरी है? सब्जेक्ट कौन है? सबसे पहले सब्जेक्ट की नीड होती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वे लोग हमारे लिए क्या है? सब्जेक्ट है। वे लोग की अंग्रेजी क्या है? THEY, मतलब दे। अगर हम लोग इसके बाद बात करें, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका? हेड। तो बिना देरी करते हुए लिखते हैं HED, मतलब बोले हेड, दे हेड। अब इसके बाद आपको पता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई चीज आएगी तो वो क्या आएगी? यहाँ से नहीं की अंग्रेजी। अगर हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में नॉट सही है, तो नॉट का स्थान भी तो सही रख दीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद। दे हैड नॉट, दे हैड नॉट
वे लोग नहीं चुके थे, क्या नहीं चुके थे, खेल नहीं चुके थे। तो खेल की अंग्रेजी होती है PLAY, बट चाहिए थर्ड फॉर्म, तो इसलिए लगाना पड़ेगा आपको ED। तो आप इसे पढ़ के दिखाएं पूरा, दे हैड नॉट प्लेड, वे लोग नहीं खेल चुके थे, क्या नहीं खेल चुके थे। तो सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है क्रिकेट, यहाँ पे आप लिख दीजिए CRICKET और ये कंप्लीट सेंटेंस को दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अगर हिंदी की बात करें, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको और अगले सेंटेंस की बात करता हूँ बिना देर किए हुए। बट उसको शुरुआत करने से पहले आपसे एक बात बताता हूँ कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आपने सीख लिया है तो इंटरनेगेटिव आपके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ इसके हिंदी वाले वाक्य में हम एक छोटा सा परिवर्तन करेंगे और छोटा ही परिवर्तन अंग्रेजी वाक्य में करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाले वाक्य में आपको क्या लगा लेने से मिल जाएगा, आपका ये इंटरनेगेटिव सेंटेंस बनेगा। और इंग्लिश वाले में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं। तो इस सारी प्रक्रिया को समझने के लिए चलिए आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको इंटरनेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा है इंटरनेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। बिना किसी प्रॉब्लम के आप ये समझ पा रहे होंगे कि इंटरनेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसा प्रश्न आएगा कि जिसमें पीछे नहीं भी आएगा। तो समझ जाइए कि प्रश्न तो होगा लेकिन नहीं भी लगा होगा। अगर ऐसा होगा तो वही तो होगा इंटरनेगेटिव सेंटेंस। तो बिना देर के पढ़ते हैं, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर ये क्या दिख गया और मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस क्या को ऐसे हाइड कर लो, छुपा लो और पढ़ के दिखा दो, वह स्कूल नहीं जा चुका था। उधर भी पढ़ो, अर्थात इसको ऐसे में कर लेता हूँ और यहाँ पढ़िए, वह स्कूल नहीं जा चुका था। तो ये वाला वाक्य और ये वाला वाक्य बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये इंग्लिश भी बराबर ही होगी ना। तो यहाँ पे लिख लो, ही had not gone to school। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। समझने वाली बात क्या है कि ये जब ये नहीं है तो ये वह स्कूल नहीं जा चुका, कैसा है, जब ये निगेटिव है, नकारात्मक है, और उसी नकारात्मक वाक्य के सामने आपने क्या रख दिया है, क्या, तो आपने क्या बोला, इंटरनेगेटिव सेंटेंस, मतलब ये नकारात्मक तो था ही, बस क्या लगा देने से आपका इंटरनेगेटिव बन गया। हिंदी में सिर्फ क्या लगाने से अगर इंटरनेगेटिव बन गया, तो आइए मैं आपको सिखा देता हूँ इंग्लिश में क्या कुछ कर देने से नेगेटिव से इंटरनेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो जरा देखिए, अगर ये क्या है, इसकी शर्त है कि मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना। इसको पहले आपके वाक्य में एक हेल्पिंग वर्ब होगा जरूरी, तो वो हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा हैड के रूप में। किसके रूप में मिलेगा, हैड। तो इससे कह दो भाई तुम चलो आगे, क्योंकि तुम्हारा काम है आगे, क्योंकि हिंदी में क्या है जिसका सामना सिर्फ तुम ही कर सकते हो, यानी हैड कर सकता है। तो हैड, जब ये क्या का सामना करने आ गया पहले, तो आप इसे हेड को हटाएंगे क्योंकि ये एक ही जगह हो सकता है। तो जब वो पहले आ गया तो बीच में नजर नहीं आएगा। अब अगर इतना सा छोटा सा परिवर्तन है, हिंदी में क्या लगाओ, अंग्रेजी से हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दो, इंटरनेगेटिव सेंटेंस बना के दिखा लो, जैसा कि आपका बन गया, तो पढ़ के भी बता दो। हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, देखो ये क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन मार्क भी तो लगाना है आपको। अगर हम हिंदी की बात करें, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था, और इंग्लिश बोले तो हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ लिए हैं तो रूल बना लीजिए। देखिए रूल में सबसे पहले आपने क्या किया हुआ, आपने हैड लिखा हुआ, और हेड के बाद आपने क्या किया हुआ, आपने सब्जेक्ट ले लिया, और सब्जेक्ट के बाद आपने एनओटी को बुला दिया, मतलब नॉट को बुलाया। और नॉट के बाद अगर बात करें तो आपने वर्ब में कौन सा लिया हुआ है, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद बात करें तो आपने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के बाद बात होती है ईटीसी। अगर यह नियम आपके पास है तो इंटरनेगेटिव सेंटेंस आपके लिए खास बन जाता है। अगर वो खास बन जाता है
एक एग्जाम्पल और हमें लेना बनता है। वो अगला एग्जाम्पल कौन सा जरा देखिए, सिंपल सा। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? अरे ये सुना सुना लग रहा है, क्या को अगर हम बंद कर दें वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे तो आपको यहाँ मिलेगा वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। अरे इधर वाला वाक्य और ये वाला वाक्य दोनों क्या है, एक बराबर है। जब एक बराबर है हिंदी में तो इंग्लिश में भी तो एक बराबर होगा। तो क्या करना है कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, इनको उठा करके आप वहां लेके रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे सिंपली आपने कर दिया दे हैड और फिर नॉट प्लेड CRICKET क्रिकेट। क्लियर? तो दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। आप समझ रहे हैं इस बात को? दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, कि वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तो आपको ये दिख रहा है कि अगर हिंदी वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, अगर ये नकारात्मक है और उस नकारात्मक हिंदी वाले वाक्य में अगर आपने क्या लगा दिया तो ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इंग्लिश में क्या कुछ परिवर्तन कर देने से हमारा इंग्लिश वाला इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या की डिमांड होती है? हेल्पिंग वर्ब। आप यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठा करके क्या कर दीजिए, आगे ले लीजिए और यहाँ हेड लिख लीजिए। जब यहाँ हेड है तो ये हेड हटा दीजिए, क्योंकि यही तो आगे आया है। जब ये आगे आया तभी तो इसको बना के दिखाया है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट। आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि अगर नेगेटिव वाक्य में कि हिंदी में क्या लगा दो और अंग्रेजी में सही क्रिया को पहले कर दो तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? अर्थात आप इस बात को अच्छे से समझ चुके थे कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तो अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और हम लेते हैं। वो एग्जांपल इन एग्जांपल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट इसलिए है कि इसमें क्या वर्ड पहले आता है और उस वाले में क्या वर्ड आपको बीच में आएगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तरीका मेरे पास है जो आपको चाहिए। देखिए अब यहाँ कह रहा है कि क्या वह क्या नहीं खरीद चुका था, वह क्या नहीं खरीद चुका था। तो जैसा आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि क्या बीच में है तो क्या को गोला बना लीजिए। मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ, जब भी बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आए तो उसको क्या करिए आप गोला बना लीजिए और उसको मत पढ़िए। वह नहीं खरीद चुका था, इस बात से है कि इसी प्रश्न है, प्रश्न के लिए आप क्या शब्द पहले लगा लीजिए और जैसे ही आपका क्या शब्द पहले आ जाएगा तो आपसे एक चीज की डिमांड करेगा, वो हेल्पिंग वर्ब की डिमांड करेगा। किसकी डिमांड करेगा? हेल्पिंग वर्ब की। या ये कह लो कि अगर क्या वर्ड पहले है तो ये पहले वाले के बराबर हो गया। तो यानी सिंपल सी बात है, पहले वाले में क्या है आपने लिया हुआ है हेड, और हेड के बाद देखिए आपने सब्जेक्ट लिया तो यहाँ का सब्जेक्ट क्या है ही। अब देखिए उसके बाद आपने नॉट लिया हो तो आप भी क्या ले लीजिए नॉट, NOT, यानी हैड ही नॉट। अब बात आ रही है खरीदने की। वो खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है? बाय। तो थर्ड वन की बात होगी तो यहाँ पे ये हो जाएगा BOUGST, मतलब ये प्रश्नार्थक तो बन ही गया, हैड ही नॉट बॉट। बट एक बात और है कि चलो मैच करके देखो कि ना सभी शब्दों की अंग्रेजी आपने लिखा है। जैसे अगर क्या की बात करें तो हैड है, होगा की अंग्रेजी ही है, नहीं के लिए नॉट है और खरीदने की अंग्रेजी बॉट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गोला में जो लिखा हुआ था क्या उसी की अंग्रेजी हमने नहीं लिखी है। तो जो गोला में होता है वो गोला में रह नहीं जाता है, वो सबसे पहले पोजीशन लेता है, सबसे पहले स्थान लेता है। तो पहले स्थान लेगा तो चलो इसका पहले इंग्लिश बना लो। क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। तो व्हाट से कहते भाई तुम आ जाओ सबसे पहले, यानी ये आ गया सबसे पहले व्हाट, और इसे कर देंगे स्मॉल तो ये हो जाएगा। देखिए अब इसे पढ़कर दिखाइए। What had he not bought, वह क्या नहीं खरीद चुका था। इस क्या को हटा दीजिए, ये तो जनरली आपने जोड़ा था। What had he not bought, वह क्या नहीं खरीद चुका था। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। तो जी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप लोग अच्छे से मतलब वीडियो को देखते रहिए
और टेंस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको ट्रांसलेशन जैसी कोई समस्या ना आए। और यदि वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ताकि मैं उस चीज़ पे ध्यान दे करके उस चीज़ को इम्प्रूव करके मैं आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो और अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकूं ताकि आपका भी बेनिफिट हो और मेरा भी जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके सामने और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अच्छी वीडियो ला सकूं। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि वही हम लोगों को मिलता है। बाकी तो जो हमारे पास है वो हम आपको देने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर इस बात को केयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।